राजवीर वीर और माही को लेकर माही के ऑफिस पहुंचता है, जहां माही को इस वक्त अपना लीव एप्लीकेशन देना था। माही 1 महीने के लिए छुट्टी ले रही थी। इस 1 महीने में वो राजवीर कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाले थे और राजवीर चाहता था कि कुछ वक्त उसे माही के साथ और मिले। इसलिए राजवीर ने भी अपने ऑफिस में अपने काम को 1 महीने के लिए आराम दिया था। अपना लीव एप्लीकेशन देने के बाद राजवीर, माही और वीर तीनों अपने घर आते हैं। सुधा जी और रंजीत जी वीर को देखकर बहुत खुश होते हैं। सरिता ने समीर का जमानत करवा दिया था और अब समीर सबके सामने आ सकता था। सरिता समीर को लेकर अपने पुराने घर पर जाती है। अभी फिलहाल रंजीत जी और सुधा जी माही और राजवीर के साथ रहने के लिए इस घर पर आए हुए थे। राजवीर के घर पर आए हुए थे। सुधा जी और रंजीत जी का माही के साथ ना तो कोई दुश्मनी थी और ना ही कोई खास अपनापन ही था। वो उनके बेटे की पत्नी थी, साथ ही वो उनके पोते की माँ भी थी। बस यही पहचान माही के लिए काफ़ी था। उन्होंने माही को अपना लिया था। वीर अपने दादा दादी के साथ हाल में बैठकर बात कर रहा था जब माही बेडरूम में जाती है और बाहर जाने वाले का कपड़ों का अरेंज करके रखने लगती है। उसने राजवीर की अलमारी को खोला, जिसमें उसे अभी भी वही कलरफुल कपड़े नजर आए जो राजवीर भोपाल जाने के वक्त लिया था। माही मुस्कुराती हुई उन सारे कपड़ों को एक एक करके देख रही थी। राजवीर जब बाथरूम से बाहर आया तो वो देखता है कि माही उसके कपड़ों को देखकर मुस्कुरा रही है। वो टॉवल से अपने फेस को पोंछते हुए कहता है, ऐसा क्या खास है उन कपड़ों में जो तुम उसको देखकर मुस्कुरा रही हो? माही पलटकर कपड़े सामने करते हुए कहती है, आप कलरफुल कपड़े कब से पहनने लगे हैं? माही के हाथ से उन कपड़ों को लेकर बेड पर फेंकती हुई राजवीर माही को खींचकर अपने करीब लाता है और कहता है, तब से जब से तुम्हें मैं वापस पाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन आप तो पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे ना। कहते हुए माही अपने हाथ को राजवीर की पकड़ से छुड़ाती है। राजवीर माही के दोनों हाथों को पकड़कर अपने गले पर लपेट लेता है और अपने दोनों हाथों को माही की कमर पर रखकर सामने खड़ा होते हुए कहता है, मैं हर एक चीज कहना चाहता हूँ, जब जैसे तुम खुश रह सको। अब क्योंकि हमें फाइनली हनीमून पर जाने का मौका मिला है तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी शॉपिंग अब तुम्हारे साथ भी कर लेनी चाहिए। तुम्हें क्या क्या खरीदना है तुम लिस्ट बना लो और मैं वीर से पूछता हूँ उसे कहाँ कहाँ जाना है। माही राजवीर को छेड़ते हुए कहती है, राजवीर, इसे हनीमून नहीं कहते हैं, इसे फैमिली ट्रिप कहते हैं। हनीमून पर हस्बैंड एंड वाइफ जाते हैं और हम 3 लोग जा रहे हैं अपने बच्चे को लेकर। मुझे नहीं पता, उतना नहीं सोचा। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि इस ट्रिप पर तुम मेरे साथ हो और मेरा बेटा मेरे साथ है। बस सारी तैयारी करने के लिए तुम्हारे पास 3 दिन है। 3 दिन में तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो, शॉपिंग करनी है, मुझे बता देना, मैं ले चलूँगा। माही हाँ में अपनी गर्दन को हिलाते हुए कहती है, जी बिल्कुल, समझ गई सब कुछ। प्यार से माही की गाल को थपथपा कर राजवीर कहता है, चलो फिर खाना निकाल दो, बहुत भूख लगी है। माही नीचे आती है तो वीर सुधा जी और रंजीत जी के साथ खेल रहा था। माही सुधा जी और रंजीत जी से भी कहती है, मम्मी पापा आप भी आ जाइए, खाना खा लीजिए, मैं खाना निकालती हूँ। सरिता दीदी कहाँ है, उन्हें भी आवाज़ दे देते हैं। सुधा जी कहती है, सरिता हमारे पुराने घर चली गई है। माही समझ जाती है कि दोनों भाई बहन में सुबह जो नोक झोंक हुई है ये उसी के कारण हुआ होगा। राजवीर अपने पापा की तरफ देखते हुए कहता है, इस लड़की को मैं समझा नहीं सकता पापा, इसके बाद भी अगर वो समीर के साथ रहना चाहती है तो मैं इन सब से अपने आप को दूर रखना चाहता हूँ। सुधा जी समझते हुए कहती है, लेकिन बेटा तेरी बहन है। माँ, बहन है, एक भाई होने के नाते मैं जितना कुछ कर सकता था मैं कर रहा हूँ और मैंने किया भी है। लेकिन अब उसकी आंखों पर उस समीर ने जो पर्दा डाला हुआ है, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि समीर की हकीकत पूरी पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अगर वो मानना नहीं चाहती तो क्या कर सकता मैं। सुधा जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि राजवीर ने सरिता से अपना पल्ला झाड़ लिया है। रंजीत जी अपनी बीवी के मन की बात समझ रहे थे। उन्होंने उनके हाथ पर हाथ रखकर हल्के से दबाया और आंखों से शांत रहने के लिए कहा। अगले दिन सुबह सुधा जी और रंजीत जी दोनों अपने पुराने घर जाने के लिए तैयार थे। माही ने उन्हें कुछ दिन और रुकने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आएंगे जल्दी ही। वीर के साथ खेलना उन्हें बहुत पसंद आया। उन्हें भी वीर के साथ खेलना है, इसलिए वो कल परसों में फिर आ जाएंगे।
पर वो एक बार जाकर देखना चाहते हैं कि श्रद्धा वहाँ पर समीर के साथ ठीक से रह रही है या नहीं, और समीर से भी कुछ सवाल जवाब करने हैं। राजवीर माही से कुछ ना कहने के लिए कहता है। माही चुप हो जाती है। सुधा जी और रंजीत जी जब घर पर आए तो समीर किसी मालिक की तरह सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था और अपने फोन में कुछ कर रहा था। रंजीत जी को देखकर उसने इतनी भी कोशिश नहीं की कि उठकर खड़ा हो जाए और उनके पैर छू ले, बल्कि उनको देखकर एक बार मुस्कुराया और फिर किसी राजा की तरह उस मोबाइल में लग गया। रंजीत जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। श्रद्धा किचन से बाहर आती है। उसके हाथ में 2 कप चाय था। उसने अपनी मम्मी पापा को देखा तो नौकर से और चाय बनाने को कहकर वो चाय लेकर समीर को देती है और एक कप रंजीत जी की तरफ बढ़ाती हुई कहती है, आप लोग अचानक कैसे आ गए? सुधा जी ने कहा, बस तेरी चिंता हो रही थी इसलिए आ गई। समीर मुस्कुराकर श्रद्धा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, आप क्यों चिंता करती हैं श्रद्धा की? मैं हूं ना श्रद्धा का ध्यान रखने के लिए। आपको जितना मन करे आप वहां रह सकती हैं, मैं यहाँ पर हूँ। श्रद्धा सुधा जी से कहती है, बहू कैसी है तुम्हारी माँ? मुझे लगा अब गई हो तो 2-4 दिन तक तो बिना सेवा किए तुम्हें छोड़ेगी नहीं। सुधा जी ने कहा, नहीं, वो तो रुकने के लिए कह रही थी, हम आ गए अभी 4 दिन बाद, वो अभी जा रहे हैं 1 महीने के लिए बाहर, तो हम दोनों वहाँ रह कर क्या करते? समीर ठीक से बैठते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हैं वो? रंजीत जी कहते हैं, राजवीर ने माहिर और वीर एक साथ 1 महीने के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। बस इतना ही बताया, कहाँ जा रहे हैं ये मुझे नहीं पता। समीर अपने दोनों आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहता है, मानना पड़ेगा साले साहब को, बीवी भी मिल गई, बच्चा भी मिल गया और पैसे की तो कमी नहीं है, तो क्यों ना घूमे फिरे। यहाँ एक हम हैं जो अपनी बीवी को कहीं लेकर जाना है, लेकिन हाथ में फूटी कौड़ी नहीं है। श्रद्धा समीर को देखते हुए कहती है, तुम्हें पैसे की क्या कमी है? जो कुछ मेरा है सब तुम्हारा ही तो है, कहाँ लेकर चलोगे मुझे बताओ, मैं सब करती हूँ व्यवस्था। रंजीत जी श्रद्धा की बुद्धि पर हैरान होकर रह गए। वो उठकर अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। समीर श्रद्धा से कहता है, राजवीर इस तरह से तुम्हारे पापा के पैसे को उड़ाता है, तुम्हारे पापा कुछ कहते क्यों नहीं है? पिछले 12 सालों से पापा का बिजनेस भैया ही तो संभाल रहे हैं, और आज इस मुकाम तक भैया ही तो लेकर गए हैं, तो पापा क्यों उन्हें कुछ कहेंगे? समीर चिढ़ते हुए कहता, वो सब तुम्हारे भैया का नहीं है, उसमें तुम्हारा भी तो हक है। श्रद्धा हाँ में अपना गर्दन हिलाकर कहती, बिल्कुल, लेकिन बिजनेस सारा भैया के हाथ में है। ये तो गलत है ना श्रद्धा, तुम भी पढ़ी लिखी हो, उस बिजनेस में आधी हिस्सेदारी तो तुम्हारी भी होनी चाहिए। श्रद्धा समीर की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ जाती है। मैंक इस तरह 10 दिन के लिए शीतल के मायके जाने की बात से नाराज था। उसके लिए 10 दिन अपनी बीवी बच्चों के बिना रहना बहुत मुश्किल काम था। वो शीतल के भाई को कॉल करके आने से मना करने की सोचता है। शीतल अपने हाथों में दूध लेकर आती है। कुलभूषण जी और शांति जी के कमरे में जाती है। दोनों अभी बिस्तर पर ही आए थे कि शीतल सामने दूध का ट्रे और दवाई रखते हुए कहती है, मम्मी जी, पापा जी, आपकी दवाई। वो दोनों मुस्कुराकर शीतल को देखते हैं और अपनी दवाई खाकर कहते हैं, बस अब तू भी थक गई होगी, जाकर सो जा। शीतल मुस्कुराकर उनकी तरफ देखकर कहती है, हाँ मम्मी, सो जाऊंगी, मैं बस जा ही रही हूँ, बच्चे भी सो ही गए हैं। कहकर कमरे से निकलते हुए लाइट बंद कर देती है और कमरे का दरवाजा बंद करते हुए बाहर आ जाती है। किचन में जाकर उसने अपने और मैं के लिए दूध का गिलास लिया और लेकर बेडरूम में आई। एक हाथ से बेडरूम का दरवाजा बंद कर मैंग की तरफ बढ़ते हुए शीतल मैंग के सामने दूध का ट्रे कर देती है। मैंग उसमें से दूध का गिलास लेकर शीतल की तरफ देखते हुए पूछता है, तो कब जा रही हो तुम अपने मायके? शीतल, जिसने बस यूं ही कह दिया था कि वो 10 दिनों के लिए मायके जा रही है, हड़बड़ाती हुई कहती है, मैं कल परसों में चली जाऊंगी। और कौन आ रहा है तुम्हें लेने के लिए? लेने भैया आ रहे हैं, मैंने बताया था ना। उनसे बात हो गई है तुम्हारी? हाँ, उन्होंने कहा कि वो मुझे लेकर चले जाएंगे, फिर मैं 10 दिन तक नहीं आने वाली। कहकर वो भी अपना दूध का गिलास लेती है और आकर बैठकर दूसरी तरफ बैठ जाती है। मैंक एक घूंट में पूरे दूध को ख़त्म करके गिलास टेबल पर रखता है। शीतल के हाथ से दूध का गिलास लेकर साइड में रखते हुए कहता है, मैं क्या सोच रहा था, जब से हमारी शादी हुई है तुम कभी अपने मायके में ज़्यादा दिन के लिए नहीं रही हो। शीतल मैंग की आंखों में देख रही थी, क्योंकि वो इस वक्त काफ़ी सीरियसली बात कर रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना, जब इस बार तुम जा ही रही हो तो
1.5-2 महीना रह कर आओ। शीतल की तो वहां पर 1.5-2 महीने रहने के नाम पर सांस फूलने लगी थी। वो हकलाती हुई कहती, मैं 2 महीना वहां पर, इससे अच्छा थोड़े ना लगता है मैं 2 महीने के लिए वहां चली जाऊं। अरे क्या हुआ, तुम्हारा ही घर है, फिर तुम्हारे भैया आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए, मैं कह दूंगा 2 महीने के लिए रख ले। शीतल जो कि बड़े आराम से अभी बिस्तर पर बैठी हुई थी, उठकर पालती मारकर मैंग के सामने बैठती हुई कहती, तुम सच में मुझे 1.5 महीने के लिए मेरे मायके भेज रहे हो? मैंग मुस्कुराते हुए कहता है, अब जब तुम 10 दिन के लिए जा ही सकती हो तो 1.5 महीने के लिए क्यों नहीं जा सकती? रुको, मैं तुम्हारे भैया से कह देता हूँ लेने के लिए ना आए, मैं तुम्हें कल ही तुम्हारे मायके छोड़ता हूँ। कहकर मैंग अपना फ़ोन लेता है और नंबर डायल करने लगता है। शीतल मैंग के हाथ से फ़ोन लेकर अपने पीछे छुपा लेती है, अपनी गर्दन नीचे करके यूं ही बैठी रहती है। मैंग अपने मोबाइल को लेने की कोशिश भी नहीं करता और बस शीतल को देख रहा होता है, जो कि अपनी गर्दन नीचे किए हुए मैंग के मोबाइल को अपने पीछे छुपाए हुए बैठी थी। लगभग 20 सेकंड तक शीतल को इस तरह देखने के बाद मैंग मुस्कुराता है और शीतल को हाथ को पकड़ता हुआ और शीतल अपने करीब खींच लेता है। शीतल जो कि पालथी मारकर बैठी थी सीधे जाकर मैंग के सीने पर गिरती है और मैंग के सीने पर अपना सर रखकर उसके शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। मैंग अब उसके चेहरे को नहीं देख पा रहा था तो उसके बालों में उंगलियों को फिराते हुए कहता है, क्या हुआ, नहीं जाना मायके? जाना है, लेकिन इतने दिनों के लिए नहीं जाना है। ठीक है, तो 1 महीने में आ जाना। शीतल ने नाम में अपनी गर्दन हिला दिया। 20 दिन। शीतल ने फिर से नाम में गर्दन हिलाई। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, तुम तो 10 दिन के लिए जाना चाहती थी ना? मैंग बोला तो शीतल ने फिर से नामे अपनी गर्दन को हिला दी और शीतल उनके शर्ट को और कस के पकड़ते हुए बोली, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं तुम्हारे पास रहना। मैंग के चेहरे की मुस्कुराहट इतनी बड़ी हो चुकी थी कि शीतल अगर उसे देख रही होती तो उसकी बत्तीसी को गिन सकती थी। फिर ये 10 दिनों के लिए कौन जाने वाला था? झूठ बोला था, कहकर शीतल अपना सर उठाकर मैंग की तरफ देखती है, जो कि मुस्कुराकर उसी को देख रहा था। तुम्हारे भैया को कॉल किया था मैंने, उन्होंने बताया कि तुम्हारी तो 2 दिनों से कोई बात ही नहीं हुई है। आ, अपनी चोरी पकड़े जाने पर शीतल अपने आप को मैंग के सीने में छुपाती हुई कहती है, तुम मान नहीं रहे थे, कैसे मनाती? इसीलिए तो इसलिए मुझसे दूर जाने की बात कर दी। शीतल हाँ में अपना चेहरा हिलाती है। मैंग के झटके में शीतल को पलट के और उसके ऊपर आते हुए कहता है, राजवीर की दूल्हे वाली बात छुपाने के लिए और ये 10 दिन मायके जाने वाली बात झूठ बोलने के लिए अब पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ही। कहते हुए उसके चेहरे की तरफ झुकने लगता है। शीतल अपना हाथ साइड टेबल की तरफ बढ़ाती है और लाइट को बंद कर देती है। सरिता के दिमाग में समीर की बातें घूम रही थी। उसका खुद का दिमाग अब ये कहता था कि राजवीर और माही अब कितने खुश हैं और वो और समीर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अपने आप से कहती है, मैं खुश क्यों ना रहूं? जब उस माही को फिर से अपनी जिंदगी में सब कुछ मिल गया तो मैं क्यों अपने पति से दूर रहूं? मैं भी समीर के साथ अपनी खुशियां ढूंढ सकती हूँ। और सही तो कहता है समीर। माना कि भैया ने बिजनेस खुद आगे लेकर गए हैं और छोटे से बिजनेस को उन्होंने इतना बड़ा किया है, लेकिन है तो पापा का ही है, इसमें मेरी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अपनी बातों को तय करके वो अपने मम्मी पापा से बात करने का सोच लेती है। दोपहर के खाना खाने के बाद सभी बैठे थे तो सरिता सुधा जी से कहती है, माँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ कहो, क्या हुआ? तुम कब से इतना पूछने लगी? नहीं, बात कुछ ऐसी है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले सबकी रजामंदी ले लूँ। रंजीत जी कहते, क्या हुआ सरिता? रंजीत जी को पिछले कुछ दिनों से सरिता का बर्ताव वैसे भी ठीक नहीं लगता था। राजवीर और माही की शादी तो आज हुई है, लेकिन सरिता का ये बर्ताव तभी से था जब समीर गायब हुआ था। वो चिड़चिड़ी सी हो गई थी, लोगों से कम मिला जुला करती थी। रंजीत जी को ये लगा कि शायद दूसरी बार तलाक की बात चल रही है, तो हो सकता है दूसरी बार घर टूटने के कारण इतनी परेशान न रहती। सरिता कहती है, मैं बिजनेस में अपना हिस्सा चाहती हूँ। रंजीत जी गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं, कौन सा बिजनेस और कैसा हिस्सा? सरिता भी गुस्से से खड़ी होती है और कहती है, पापा, आपका बिजनेस और अपना हिस्सा। समीर सरिता को गुस्से में देखकर सरिता को हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहता है, सरिता बैठ जाओ, पापा है तुम्हारे, इस तरह गुस्से से बात नहीं करते हैं उनसे। रंजीत जी समीर की तरफ देखकर चिढ़ते हुए कहते हैं, तुम चुप रहो समीर, ये सब तुम्हारी किया कराया है। तुमने इस लड़की का दिमाग जो पहले से ही खराब था
और ख़राब कर दिया है। समीर बेचारा बनने की एक्टिंग करते हुए कहता है, पापा आप मुझे क्यों कह रहे हो? मैं तो आप ही के लिए सरिता को शांत करवा रहा था। मैं नहीं चाहता कि सरिता आपसे कुछ ऐसा कहे जो आपको तकलीफ दे। रंजीत जी गुस्से में कहते हैं, तुम ये भोला बनने का नाटक मेरी बेटी के सामने करना, मेरे सामने ना ही करो तो अच्छा होगा। सरिता बीच में अपने पापा को रोकते हुए कहती है, पापा समीर आपसे इतनी इज्जत से बात कर रहे हैं और आप ये किस टाइप से बात कर रहे हैं? दामाद है वो आपका, आपको अपनी दामाद से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। सुधा जी अपने पति को शांत करवाती हैं और सोफे पर बिठाती हैं। सरिता ने फिर से बोलना शुरू किया, आप मानो या ना मानो वो बिजनेस है तो हमारा खानदानी। रंजीत जी सुधा को सही करते हुए कहते हैं, अपनी बात को पहले पूरी तरह से समझो सरिता। हमारा बिजनेस महज कुछ करोड़ रुपए का था। उस बिजनेस को 12 सालों के मेहनत से राजवीर ने इस मुकाम पर लाया कि शहर के 2-4 बड़े बड़े लोगों के बीच हमारा नाम लिया जाता है। सुधा जी रंजीत की बात का समर्थन करते हुए कहती, हाँ सरिता, ये बात तुम भी जानती हो कि हमारा बिजनेस पहले इतना बड़ा तो नहीं था। इस मुकाम तक राजवीर ही लेकर गया है। मानती हूँ माँ, जो आप कह रही हो सच है। मैंने भी देखा है भैया को दिन के 18 घंटे ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन इस बात से ये तो नहीं झुटलाया जा सकता कि मैं इस घर की बेटी हूँ और इस घर की हर चीज पर आधा मेरा भी हक है। रंजीत जी कहते, तुम्हारे भाई ने बुटीक खोल कर दिया था, ये कहकर कि अपने समय को उस बुटीक पर लगाओ। क्या किया तुमने? 15 दिन से बुटीक बंद पड़ा हुआ है। सरिता को गुस्सा आते हुए कहती है, पापा अगर बुटीक चल नहीं रहा है तो मेरी क्या गलती? और वैसे भी मुझे कुछ 2 करोड़ का झांसा देकर आप करोड़ों की प्रॉपर्टी से मेरा नाम तो नहीं हटा सकते। सरिता ऐसा नहीं है, सुधा जी बीच में कही। माँ आप प्लीज़ मुझे कुछ मत कहिए। मुझे मेरी बिजनेस में हिस्सा चाहिए ताकि मैं और समीर भी अपनी ज़िंदगी को इस तरह से खुशी पाएं जैसे कि भाई और माही जीते हैं। हम अपनी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नाराज होकर घर बैठे रहे हैं और वो 1 महीने की लंबी छुट्टियों पर अपने परिवार के साथ घूमते रहे। ये तो सही नहीं है ना। सुधा जी गुस्से से खड़ी होते हुए कहती है, तुझे आज वो 1 महीने के लिए जा रहा है वो दिखाई देता है, लेकिन पिछले 5 साल से वो दिन के 20 घंटे ऑफिस में गुजारा करता था वो दिखाई दिया? काम के चक्कर में उसने ना दिन देखा है ना रात देखा है, ना त्योहार ना बर्थडे, कुछ नहीं देखा। वो सिर्फ काम काम किया करता था। आज जब 1 महीने की छुट्टी ले रहा है तो तुझे ये नजर आता है कि 1 महीने के लिए घूमने जा रहा है? एक बात बता, जब से उसने बिजनेस ज्वाइन किया है कभी तूने उसे छुट्टी लेते देखा है? एक रविवार को छोड़कर क्या 30 त्योहार पर भी वो कभी घर पर रहा है? रंजीत जी सुधा जी को शांत करवाने की कोशिश करते हैं, पर सुधा जी इस वक्त बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी उनके सामने इस तरह से बात कर रही थी। समीर गुस्से से खड़े होते हुए कहता है, आप मेरी पत्नी से इस तरह से बात नहीं कर सकती। सुधा जी 2 कदम आगे आती हैं और समीर को उंगली दिखाते हुए कहती हैं, तुम अपना मुंह बंद रखो, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। एक तो ये आधे दिमाग की लड़की है, उसका भी आधा दिमाग तुमने और खाली करके रख दिया। जिसको जब जो समझना है वो समझ ले, लेकिन राजवीर के बिजनेस पर सिर्फ राजवीर का हक है, उसे मैं तुझे कभी नहीं दूंगी। सरिता मुस्कुराकर कहती, माँ सीधे सीधे कहो ना, पोते को देख लिया है तब लग रहा है कि सब पोते के लिए बचा के रख लो। सुधा जी जोर से चिल्लाती है, सरिता। इसके साथ ही उनके सीने में दर्द होता है और वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिरने लगती हैं। रंजीत जी जो उनके पास में थे उनकी तरफ दौड़ते हैं और उनको पकड़ते हैं। अब तक सरिता भी अपनी माँ को इस तरह देख चुकी थी तो अपनी माँ के पास जाती है। दोनों आराम से सोफे पर बिठाते हैं। सुधा जी गहरी गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करने लगी थी और कुछ पल में वो बेहोश हो गई थी। रंजीत जी ड्राइवर से गाड़ी निकालने के लिए कहते हैं और सुधा जी को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सुधा जी को एडमिट करवा दिया गया था, जिसकी खबर राजवीर और माही को भी मिल चुकी थी। दोनों वीर के साथ अस्पताल पहुंचते हैं। रंजीत जी इस वक्त बेबस से साइड में एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। अपने बेटे को देखते ही वो दौड़कर राजवीर के गले लग जाते हैं। राजवीर अपने पापा को संभालता और पूछता है कि क्या हुआ। रंजीत जी उसे सारी बातें तो नहीं बताते हैं, बस उन्होंने कहा कि सुधा जी को हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर ने कहा है 24 घंटे तक अगर होश नहीं आया तो वो खतरा भी बढ़ सकता है। माही कहती है, होश आया माँ को?
रंजीत जी ना में अपनी गर्दन हिलाकर ना उम्मीद होकर फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। माही, राजवीर और वीर भी वहीं एक बेंच पर बैठे हुए थे। कई घंटे तक बीत गए, सुधा जी को होश नहीं आया। एक एक घंटे के साथ रंजीत जी अपनी हिम्मत को खोते जा रहे थे। उनका मन कह रहा था, अपने सामने बेटे, बहू और पोते को देखकर उनका मन कर रहा था कि वो जाकर बता दे कि आज घर में क्या हुआ था और क्यों इस तरह से सुधा जी को हार्ट अटैक आया। लेकिन फिर दूसरी बेंच पर समीर और सत्ता को बैठे देखकर सोचते हैं कि जैसे भी है उनकी औलाद है, कैसे अपने एक औलाद की शिकायत दूसरे औलाद से करें। और एक मन सुधा जी की तरफ भी भागता है, जो कि अभी बेहोश थी। इस सब से रंजीत जी को बेचैनी महसूस होने लगी थी। रंजीत जी को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उनका मन बहुत घबरा रहा था और एक घबराहट उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। सरदा को अपने पापा को इस तरह से देखना अच्छा नहीं लग रहा था। वो ये भी जानते थे कि उसकी माँ इस वक्त इस हाल में सिर्फ उसकी वजह से पहुंची है। पर वो कुछ पछतावा करे उससे पहले समीर सरदा से कहता है, भूल से भी ये मत सोचना कि तुम्हारी वजह से हुआ है। सरदा समीर की तरफ देखती है। समीर सरदा के हाथों को अपने हाथ में पकड़े हुए उसके बगल में बैठा था। ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। सरदा रोते हुए कहती, अगर मैं उस वक्त इस तरह से बात ना करती तो माँ इतना गुस्सा नहीं होती। समीर कहता है, तुम खुद बहुत अच्छी हो, इसलिए ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से किसी को दुख हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने तो सही बात कही थी ना। अगर सही बात पर नाराज की हुई तो ये उनकी अपनी गलती है, ना कि तुम्हारी। सरदा समीर की तरफ देख रही होती है। समीर सरदा को समझाते हुए कहता है, उम्र हो चुकी है उनके, और आजकल हार्ट अटैक, डायबिटीज, बीपी, ये सब तो तुम्हें भी पता है कि बहुत ही आम सी प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन माँ को इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। समीर सरदा के हाथों को सहलाते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। कहकर रंजीत जी की तरफ देखता है, जो कि अपने सीने को अपने हाथों से सहला रहे थे। माही ने भी उन्हें ऐसा करते देख लिया था। वो समझ रही थी कि इस वक्त रंजीत जी को कैसा लग रहा होगा। माही अपने साथ जो बैग लाई थी उसमें पानी का बोतल था। वो बोतल और वीर के हाथ में देकर कहती है, जाकर दादाजी को कहो पानी पी लेंगे, और तुम अपने दादाजी के पास ही रहना। उन्हें अभी तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, दादी बीमार है ना। वीर बोतल लेकर अपने दादा के जी के पास चला जाता है। अपने सामने वीर को पानी की बोतल हाथ में लिए हुए देखकर रंजीत जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। बोतल के ढक्कन को खोलते हुए कहते हैं, दादाजी पानी पी लीजिए। कहकर उसने बोतल आगे बढ़ा दिया था। रंजीत जी पानी का बोतल हाथ में लेकर उसमें से 2 घूंट पानी पीते हैं और फिर ढक्कन को लगाकर वीर को अपने गले से लगा लेते हैं। वीर अपने दादा के गले लगते हुए उनको कस के पकड़ लेता है। रंजीत जी की आंखों से 2 बूंद आंसू लुढ़क कर नीचे गिरता है। वीर उनके आंसू को पोंछते हुए कहता है, आप दादी के लिए रो रहे हो। रंजीत जी यूं ही वीर को अपने गले से लगाए हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं। कुछ नहीं होगा दादी को, देखना दादी भी ठीक हो जाएंगी, फिर हम सब दादी को लेकर घर चलेंगे, वीर बोला। रंजीत जी हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर वीर को अपनी गोद में ठीक से बिठाते हैं। तो फिर पानी की बोतल का ढक्कन फिर से खोलते हुए कहता है, आप पहले थोड़ी सी पानी पी लो। मम्मी कहती हैं जब हम परेशान होते हैं तो पानी पियो तो अच्छा लगता है। रंजीत जी अपनी नजरें उठाकर माही की तरफ देखते हैं, जो कि राजवीर के बगल में बैठी थी। दोनों इस वक्त रंजीत जी की तरफ भी देख रहे थे। तीनों के चेहरे पर एक साथ मुस्कुराहट आती है। रंजीत जी थोड़ा पानी पीते हैं। तब तक डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं कि सुधा जी को होश आ गया है और अब एक एक करके वो सब उनसे मिल सकते हैं। रंजीत जी वीर को अपने गोद में उठाए हुए कहते हैं, मैं अंदर जाकर आता हूँ, और वीर के साथ अंदर चले जाते हैं। मशीनों से घिरे हुए ऐसे सुधा जी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। रंजीत जी जब उनके बगल में जाकर बैठते हैं और उनके हाथों पर अपना हाथ रखकर सहलाते हैं, सुधा जी आंखें खोलती हैं। उनकी नज़र, दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं। बुढ़ापा हो या जवानी, इंसान को अपने जीवन साथी के प्रति मोह बहुत ज़्यादा रहता है। रंजीत जी सुधा जी के हाथों पर हाथ रखकर कहते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक है। सुधा जी अपनी पलकें झपका देती हैं। तभी उनकी नज़र वीर पर पड़ती है, जो कि रंजीत जी की गोद में बैठा हुआ था। वीर उन्हीं को देखकर मुस्कुरा रहा था। सुधा जी ने रंजीत के हाथों को छोड़कर वीर को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो रंजीत जी ने वीर को सुधा जी के नज़दीक खड़ा कर दिया। सुधा जी प्यार से वीर के चेहरे और बालों पर हाथ फेरने लगती हैं। रंजीत जी कहते हैं, आपका पोता कब से आपके होश में आने का इंतजार कर रहा था। सुधा जी मुस्कुराकर वीर को देखती हैं, फिर उसके सर के पीछे हाथ कर
उसे अपने करीब खींचकर अपने गले से लगाकर उसके बालों को प्यार से सहलाने लगती हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर माही और राजवीर भी आते हैं। वीर मम्मी के पास दौड़कर जाता है। माही उसे अपने गले से लगाकर फिर सुधा जी के बगल में कुर्सी पर बिठाते हुए कहती है, तुम बैठकर अपनी दादी से बातें करो, हम सब बाहर रुके हैं। कहकर सुधा जी को देखती है और कहती है, माँ मैं बाहर हूँ, और कमरे से बाहर निकल आती है। इस वक्त वीर, रंजीत जी और सुधा जी कमरे में अंदर थे। राजवीर माही मिलकर बाहर आ चुके थे। सरदा अभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। राजवीर ने समीर को एक नज़र गुस्से से देखा, फिर माही का हाथ पकड़कर कैंटीन की तरफ आ गया। माही अपनी मम्मी को फ़ोन करके सुधा जी के लिए सादा खाना, जो कि डॉक्टर ने जैसा कहा था, वो बनाने के लिए कह देती है। माही की माँ कहती है, मयंक और शीतल खाना लेकर अस्पताल पहुंच जाएंगे। राजवीर और माही वहीं कैंटीन में खाना खाते हैं और कुछ देर बातें करने के बाद जब वापस अस्पताल के लिए रूम में जाते हैं तो माही ने देखा वीर अपने भोली भाली बातों से सुधा जी को उलझाए हुए था। सुधा जी भी उसकी सभी बातों का जवाब देती हैं। कुछ सवाल भी पूछते तो वीर उसका जवाब देता, और रंजीत जी सोफे पर बैठे हैं। उन दोनों की बातें करते देखकर कभी हंसते थे तो कभी मुस्कुरा कर रह जाते थे। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं। उनको चेक करने के बाद कहते हैं, अब खतरे की बात नहीं है। राजवीर ने जब ले जाने की बात की तो डॉक्टर ने कहा कि 3-4 दिन के बाद आप इन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं, पर फिलहाल 4 दिनों के लिए इन्हें डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। थोड़ी देर बाद मयंक और शीतल भी खाना लेकर आते हैं। माई अपने हाथों से सुधा जी को खाना खिलाती है। फिर रंजीत जी के लिए शीतल ने भी प्लेट में खाना निकाल कर रंजीत जी को दे दिया था। रंजीत जी का मन तो नहीं था कुछ खाने का, पर राजवीर के कहने पर उन्होंने खाना खा लिया। अस्पताल में सुधा जी के पास आज वहीं रुक गए। आज माही और राजवीर 1 महीने के लिए बाहर जाने वाले थे, पर क्योंकि आज सभी सुधा जी हॉस्पिटल में थी, उन्हें जाना सही नहीं लगा। उन्होंने अपने ट्रिप को कैंसिल तो नहीं किया था, पर फिलहाल जाने के लिए टिकट को कैंसिल करवा दिया था। राजवीर माही को अपने गले से लगाते हुए कहता है, एक बार बस माँ ठीक हो जाए, फिर हम निकल जाएंगे। माही राजवीर के कंधे को पकड़कर उसकी पीठ को सहलाते हुए कहती, आपको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है राजवीर। राजवीर मैं सिचुएशन समझ सकती हूँ। राजवीर माही के माथे से माथे को जोड़ते हुए कहता है, मैं सच में तुम्हारे साथ जाना चाहता था। आई होप कि माँ जल्दी ठीक हो जाए। माही मुस्कुराकर राजवीर की आंखों में देखकर कहती है, माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। राजवीर माही को अंदर की तरफ लाते हुए कहता है, वीर माँ के साथ इन दिनों में काफ़ी फ्रेंडली हो गया है, तो हम दोनों साथ में चलते हैं, वीर को माँ के पास छोड़ दें। राजवीर कहता है, मैं सोच रहा हूँ वीर को भी माँ के पास छोड़ दूँ थोड़े दिनों के लिए। माही अपने चेहरे को थोड़ा सा दूर करके राजवीर की आंखों में देखती है, जहाँ उसे एक शरारती मुस्कुराहट नजर आ रही थी। मुझे भी यहीं छोड़ दो, आप घूमकर आ जाओ, माही ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। राजवीर माही को अपने गले लगाते हुए कहता है, यार मजाक कर रहा था। माही राजवीर के चेहरे को थोड़ा सा पीछे की तरफ करती है और उसके चेहरे को देखते हुए कहती है, पता है मुझे, अभी कल माँ को लेकर आना है अस्पताल से। क्या सोचा है, माँ कहाँ रहेंगी? क्या वो वहाँ पुराने घर में अकेले रहेंगी या हम इसी घर में ले आए? राजवीर गहरी सोच में डूब जाता है। वो इस वक्त अगर अपनी माँ को यहाँ पर लेकर आएगा तो सरदा और समीर के पास इस घर पर आने का एक बहाना हो जाएगा, और अगर वहाँ पर रहने के लिए जाएगा तो भी उसे रोज़ सरदा उस समीर को देखना पड़ेगा, और राजवीर समीर का चेहरा अब देखना भी नहीं चाहता था। मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए ना हम सभी पुराने घर पर चलते हैं। राजवीर माहिर को एक टक देख रहा था। इस वक्त हमारी समीर से कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, माँ के हेल्थ पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। राजवीर हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है, ठीक है, फिर तो 10 दिन हम वहीं उनके साथ रह लेंगे, फिर वहीं से निकल जाएंगे। माही अपनी गर्दन हिला देती है। राजवीर उसे अपनी बाहों में ले जाकर सो जाता है। 4 दिन बीत चुके थे। 4 दिन तक सरता और समीर भी उनसे मिलने के लिए आते हैं, पर बातें बिल्कुल नहीं होती है। 4 दिन बाद जब डिस्चार्ज का वक्त आया तब राजवीर और माही उनके साथ चले जाते हैं। राजवीर और माही सुधा जी को लेकर पुराने घर आ जाते हैं। यहाँ समीर और सरता भी हैं, जिस कारण राजवीर माही को लेकर थोड़ा सा परेशान रहता है। सुधा जी को देखने के लिए उनके कमरे में सरता और समीर दोनों एक साथ आते हैं। इस वक्त माही उन्हें दवाई देकर जाने वाली थी कि सरता आगे आ गई थी और समीर पीछे था। माही जब निकलने लगी तो समीर जाते वक्त माही के हाथों को अपने हाथों से धक्का देते हुए अंदर की तरफ आता है। माही पलट कर समीर की तरफ देखती है तो समीर भी पलट कर माही की तरफ देखने लगता है। माही एक गुस्से वाली नज़र समीर पर डालती है। समीर एक गंदी से हंसी हंसकर
उसको देखकर अपनी एक आंख ब्लिंक कर देता है। माही ने समीर के पीछे सरिता को देखा, जो इस वक्त सुधा जी के सामने बैठे उनके हाथ को पकड़े हुए बैठी थी। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। फिर माही समीर की तरफ देखती है। माही गुस्से से अपना मुंह फेर कर कमरे से बाहर निकल जाती है। आज रात का खाना खाने के लिए सभी बैठे ही थे कि राजवीर का फ़ोन बजता है। राजवीर फ़ोन पर नंबर देखता है। ये उसके यूएस के ब्रांच के मैनेजर का था। राजवीर ने घड़ी में टाइम देखा, फिर ये सोचकर कि बिना वक्त के मैनेजर क्यों कॉल कर रहा है। राजवीर तुरंत फ़ोन उठाता है। मैनेजर ने कहा, सर हमारे कंपनी में पता नहीं कैसे आग लग गया है, 3 मजदूर की मौत हो गई है, बाकी के लोग भी बहुत बवाल कर रहे हैं, पुलिस का प्रेशर बढ़ गया है, आपके यहाँ आना ही होगा। राजवीर खाने की टेबल से उठकर साइड में जाते हुए कहता है, पहले थोड़ा सा आराम से मुझे समझाओ क्या हुआ। मैनेजर गहरी सांस लेता और बोलता है, सर अभी 8 घंटे पहले हमारी कंपनी में आग लग गया था। मजदूर तब तक अंदर काम ही कर रहे थे, सभी निकल आए। जिन लोगों को चोट लगी है हमने उन्हें एडमिट करवा दिया है, लेकिन 3 मजदूरों की मौत हो गई है। बाकी जो मजदूर हैं वो और जिन मजदूरों के घर वाले मारे गए उनकी फैमिली बहुत हंगामा कर रही है। यहाँ पर पिछले 2 घंटे से मैं भी पुलिस स्टेशन में ही हूँ, आपके यहाँ आना होगा सर, इमरजेंसी है। राजवीर मैनेजर को कहता है कि जब 8 घंटे हो गए तो अब तक उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया। मैनेजर बताता है कि वो कोशिश कर रहा था कि खुद ही सब कुछ निपटा ले, पर अब इतनी बात ज़्यादा बढ़ चुकी है कि बिना राजवीर के काम नहीं हो पाएगा। राजवीर ये कहकर कि जल्द से जल्द यूएस के लिए निकलता है, फ़ोन रख देता है। राजवीर जैसे फ़ोन रखकर पीछे पलटा, उसे सामने सीढ़ियों से नीचे आते समीर दिखा और अचानक से राजवीर के दिमाग में माही का ख्याल आया। उसने देखा माही अभी वीर को खाना खिलाने वे सुधा जी के साथ बैठे बातें कर रही थी। वो माही के बगल में आकर बैठता है और कहता है, यूएस के मैनेजर से बात हुई है। जो सब बातें हुई वो अपने घर वालों के सामने कह देता है। समीर जो कि नीचे आ रहा था उसने भी सारी बातें सुनी। वो मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन लेकर घर के बाहर आ जाता है। उसने किसी को फ़ोन लगाया, क्या बात है, मानना पड़ेगा आपने पासा बिल्कुल सही फेंका है, अब राजवीर को वहाँ जाना ही होगा। एक बार राजवीर यहाँ से चला गया तो उसके बाद मैं माही को आपके हवाले कर दूंगा, फिर आपकी मर्जी, जो आप करना चाहो कर सकते हो। समीर फ़ोन कट करता है और वहाँ जिसे अभी समीर बात कर रहा था वो अपने फ़ोन को काट कर एक कुटिल हंसी हंसते हुए कहता है, मेरे बेटे को सलाखों के पीछे भेजकर तुम अपनी ज़िंदगी में खुश कैसे रह सकती हो माही। मेरा बेटा आज रो रहा है तो तुम्हारे हिस्से हंसी कैसे आ सकती है। तुम्हें भी तो ऐसे ही रोना चाहिए जैसे मेरा बेटा रो रहा है, कहकर फ़ोन को घूरने लगता है, जिसके डिस्प्ले पर इस वक्त श्रवण की फ़ोटो दिखाई दे रही थी। राजवीर को अमेरिका जाना था, इसलिए वो माही से कहता है कि माही भी उसके साथ चलेंगी। राजवीर, मुझे अच्छा लगता है आपके साथ चल के, पर क्या ये सही होगा कि माँ हार्ट अटैक के बाद घर आई हैं अस्पताल से और उनके घर आते ही अगले दिन मैं आपके साथ यहाँ से चली जाऊँ। माही, जानता हूँ सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर समीर है और सच कहूँ तो पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है। राजवीर, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ, आपको पता है ना आपकी बीवी कोई छुई मुई लड़की नहीं है। आई नो, मुझे पता है तुम मेरी झांसी की रानी हो, लेकिन डर लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है, कहते हुए वो माही को अपने गले से लगाता है। उसके सर पर अपने चेहरे को टिकाए हुए कहता है, 5 साल तक तुम्हारे लिए तरसा हूँ, तब जाकर मिली हूँ। अब एक रिस्क नहीं लेना चाहता जिससे तुम्हें और कोई मुझसे अलग कर पाए। माही प्यार से राजवीर के पीठ को सहलाती हुई कहती, राजवीर अब हम कभी अलग नहीं होंगे। अगर हमें अलग ही होना होता तो फिर हम दोबारा क्यों मिलते। हम दोबारा मिले हैं, इसका मतलब है कि भगवान ने हमारा साथ ही लिखा था। राजवीर हाँ में सर उठाते हुए माही को अपने से थोड़ा सा अलग करता है, उसका हाथ पकड़कर अलमारी तक लेकर आता है। उसने अपनी अलमारी खोला, उसमें एक छोटा गन था। उस गन को निकालकर माही के हाथ में देता है। माही गन को देखकर डर जाती है। वो घबराती हुई राजवीर से कहती है, ये किस लिए, मुझे क्यों दे रहे हैं राजवीर। माही, मैं यहाँ नहीं रहूँगा और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह से खतरे में आओ। इसे अपने साथ में रखने की जरूरत नहीं है, इसे तुम ऐसी जगह पर रख दो जहाँ से तुम तुरंत से निकाल सको। और याद रखना, अपनी हिफाजत करने के लिए तुम्हें अगर किसी की जान भी लेनी पड़े तो तुम एक बार भी नहीं सोचोगे। तुम्हारा पति इतना कैपेबल है कि तुम अगर किसी का खून भी कर दो तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होने देगा। माही गन को वापस राजवीर के हाथ में देते हुए बोलती है, आपकी काबिलियत पर कभी मुझे शक नहीं रहा राजवीर। मैं जानती हूँ मेरा पति बहुत पावरफुल है
और इसे मैं श्रवण और तान्या वाले केस में देख लिया है कि जब आप मेरे साथ होते हो तो लोगों का बिहेवियर मेरे लिए कैसा होता है। बट प्लीज़, गन की ज़रूरत नहीं है। आप समीर के लिए डर रहे हो ना? अरे उसके लिए तो मेरे हाथ पैर काफ़ी हैं, ठीक है, पर इसे ऐसी जगह पर रख दो कि अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम इसे यूज़ कर सको। बाकी तुम्हारे हाथ पैर कितने मजबूत हैं वो मुझे भी पता है। रात का खाना खाने के बाद जब सभी सो जाते हैं तो राजवीर 12:30 बजे उठता है। उसने माही को देखा जो आराम से वीर को अपने सीने से लगाए सोई हुई थी। उसने उन दोनों के सर पर प्यार से हाथ फेरा, दोनों के माथे को चूमा और कमरे से बाहर निकल गया। अपनी गाड़ी की चाबी लेकर बाहर जा चुका था। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी एक घर के पास आकर रुकी। घर का दरवाजा खुलते ही सामने मयंक खड़ा था। राजवीर को इतनी रात को अचानक यहाँ पर देखकर वो घबराते हुए बोला, क्या बात है राजवीर, सब ठीक है ना? माही ठीक है? वीर कैसा है? राजवीर मयंक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि मेरी यूएस की कंपनी में आग लग गई है और इसलिए मुझे वहाँ जाना होगा। कहते हुए उसने सारी बात मयंक को बता दी। अब तक कुलभूषण जी, शांति जी और शीतल भी बाहर आ चुके थे। राजवीर शीतल के पास जाते हुए कहता है, आज तुम्हारी वजह से माही मेरी ज़िंदगी में है, तो एक और रिक्वेस्ट लेकर तुम्हारे पास आना ठीक लगा मुझे। शीतल मुस्कुराते हुए कहती है, राजवीर भाई, आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ननद के पति को हक बनता है आपका। क्या हुआ, कहिए। शीतल, मैं सुबह सुबह यूएस के लिए निकल जाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा अपना परिवार है, तुम्हें यहाँ भी सब देखना होता है। मैंने माही से कहा है कि ज़्यादा करके यहाँ पर आकर रहा करे, पर मुझे पता है और मेरी माँ को छोड़कर वो वहाँ से नहीं आएगी, तो हो सके तो तुम कुछ वक्त के लिए वहाँ पर चली जाया करना, तब तक जब तक मैं नहीं हूँ। फिर पलटकर मयंक की तरफ देखते हुए, इसे रोकना मत, बस तब तक तुम लोग संभालो जब तक मैं नहीं आता। क्या बात है बेटा, तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम अगर जा रहे हो तो क्या हुआ है? घर पर सुधा जी हैं, रंजीत जी और भी सब होंगे। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे घबराहट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कुछ बुरा होने वाला है और इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मम्मी, आपको भी जब भी टाइम मिले आप एक चक्कर घर के काट लीजिएगा। जब किसी चीज़ को हम बहुत दिनों तक पाने की कोशिश करते हैं और जब वो चीज़ मिल जाता है तो हमेशा उसे खोने का डर लगा रहता है। ये कहकर मैं भरोसा देता है कि वो शीतल को वहाँ जाने से नहीं रोकेगा। राजवीर दरवाजे तक आ जाता है, फिर पलटता है और जाकर मैं के गले लगकर कहता है, बस तब तक संभाल ले जब तक मैं नहीं आ रहा। एक बार मैं आ जाऊँ फिर तुझे तकलीफ नहीं दूंगा। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, अगर तेरी बेबी है तो मेरी भी बहन है। राजवीर वहाँ से अपने घर आता है। तब तक माही जाग चुकी थी और घर में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर कहाँ चला गया है। राजवीर का मोबाइल भी घर में ही था, इसलिए उसे कॉल भी नहीं कर पा रही थी। तभी उसे समीर दिखाई देता है। समीर मुस्कुराते हुए माही के पास आकर कहता है, क्या हुआ, अभी तो 4 ही दिन नहीं हुए शादी को और तुम 1:30 बजे बेडरूम के बाहर हो। लगता है राजवीर को समझ नहीं आया बीवी को पास कैसे रखते हैं। माया उसके ऐसी वो ओछी बात सुनकर कहती है, लगता है तुम्हें भी समझ नहीं आया कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए। लगता है तुम भी उस दिन की पिटाई भूल चुके हो। समीर माही की तरफ देखकर हंसकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहता है, वैसे तुम चाहो तो जब राजवीर ना हो उसे मिल सकती हूँ। चिंता मत करना, मैं राजवीर को कुछ नहीं बताऊंगा। माही अपने बेडरूम में जाने के लिए आगे कदम बढ़ाती है, तब तक उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़कर बाहर की तरफ आ गई। तब तक समीर झट से अपने कमरे के अंदर चला जाता है। माही ने देखा राजवीर कार का दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं। माही जाकर उसके सीने से लगते हुए कहती है, राजवीर, इतनी रात को कहाँ गए थे आप? कितनी घबराहट हो रही थी आपको बेड पर ना देखकर। बैंक से और शीतल से मिलने गया था। माही के कंधे को पकड़कर अंदर की तरफ आ जाता है। घर का दरवाजा बंद करके वो उसे लेकर बेडरूम में चला जाता है। माही और वीर दोनों अगले दिन उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आते हैं। कई मिनट तक वो उन दोनों के गले लगाए खड़ा था। लास्ट अनाउंसमेंट होने के बाद माही राजवीर से कहती है, अभी फाइनल अनाउंसमेंट था, अब तो आपको जाना ही होगा। माही राजवीर के गालों पर किस करते हुए कहती है, इंतजार करूंगी आपका। राजवीर खुश होकर अपने गाल पर हाथ रखता है और माही के माथे पर और वीर के माथे को चूम कर बिना पीछे मुड़े अपने बैग उठाए आगे की तरफ बढ़ जाता है। उसके साथ उसका सेक्रेटरी भी जा रहा था और माही के सामने झुककर माही को ग्रीट करता है और राजवीर के पीछे पीछे चला जाता है। राजवीर को अमेरिका गए
अभी एक दिन भी नहीं हुआ था, समीर अपने आप को घर का राजा समझने लगा था। उसे इस घर में एक राजवीर का डर था और उसके घर से जाते ही अब वो बेखौफ हो चुका था। कल जब माही राजवीर को एयरपोर्ट छोड़कर घर आई थी, तभी से समीर अपनी नज़रें माही के ऊपर रख रहा था। आते जाते उसके रास्ते में उसे टकरा जाना, खाने की टेबल पर जानबूझकर उसकी उंगलियों को टच करना, माही उसकी हरकतों को भी समझ रही थी। वो इस काबिल भी थी कि उसकी इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे सके, पर फिलहाल क्योंकि अभी सुधा जी की तबीयत इतनी ठीक नहीं कि घर में एक और कोहराम को बर्दाश्त कर सके, वो समीर को नज़रअंदाज कर रही थी। समीर इन सब बातों से भूल गया था कि भले सिर्फ राजवीर से डरता था, लेकिन माही भी उतनी कमज़ोर नहीं जितना वो समझ रहा है। रात को माही सुधा जी और रंजीत जी के लिए दूध गर्म करके ले जाती है। उन दोनों को उसने दवाई और दूध दिया। तभी समीर वहां आ जाता है। उसकी नज़रें इस वक्त माही की तरफ थी, लेकिन वो बात सुधा जी से कर रहा था। माँ, कैसी तबीयत है आपकी? सुधा जी समीर से ज़्यादा बातें नहीं किया करती थी, इसलिए वो दो टूक जवाब में बात को ख़त्म कर देती हैं। मैं ठीक हूँ। समीर वहां पर कुर्सी पर बैठते हुए रंजीत जी से कहता है, मैं सोच रहा था मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। राजवीर भी अभी यहाँ पर नहीं है, तो बेहतर होगा कि कोई तो घर का एक हो जो कंपनी पर ऑफिस में अपनी नज़र बनाए रखे। रंजीत जी समीर से कहते हैं, नहीं, रहने दो। राजवीर अगर यहाँ से गया है तो उसने यहाँ पर सब कुछ ठीक से मैनेज कर लिया होगा। तुम्हें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑफिस में कैसे मैनेज होगा। ये तो कोई बात नहीं होती है, समीर ने बीच में ही बोला। आखिर हक बनता है हमारा भी उस कंपनी में, तो हम क्यों ना चिंता करें। अब तक सरिता भी अंदर आ चुकी थी। वो अपनी माँ के पैर के पास बैठकर उनके पैर दबाते हुए कहती है, माँ, समीर क्या गलत कह रहा है? वो दामाद है तुम्हारा। सुधा जी एक नज़र समीर की तरफ देखती हैं, फिर रंजीत जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, जाने दीजिए इसे। सुधा समीर को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार तुम किसी को ना उम्मीद नहीं करोगी। सरिता खुशी खुशी माँ के पैर दबाती हुई कहती, माँ तुम चिंता मत करो, समीर बहुत बदल गया है। अब वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। समीर भी मुस्कुराकर सुधा जी के आगे बढ़ता है और सरिता के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा। कहकर वो पलटा, एक नज़र माही को देखा और कमरे से बाहर निकल गया। माही अपने कमरे में आती है। वीर अब तक सो चुका था। उसने अपना नाइट सूट लिया और बाथरूम में चली गई। वो बाथरूम में ही थी जब उसने अपने डोर लॉक होने की आवाज़ सुनाई थी। वो जल्दी जल्दी कपड़े बदल कर बाहर आती और बिना ये चेक किए कि कौन है, उसने पूरा दरवाज़ा खोलकर सामने खड़े होते हुए कहा, क्या हुआ? तब तक उसे सामने समीर दिखाई दिया। समीर अंदर आते हुए कहता है, मैंने सोचा राजवीर नहीं है, कहीं तुम्हें किसी चीज़ की कमी तो नहीं महसूस हो रही है। माही के लिए समीर के मुंह ये सुनना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि एक ही दिन में समीर ने अपना असली रंग उसे दिखा दिया था। दिन में तो 3-4 घंटे के लिए जब तक शीतल थी, वो आसपास में नहीं भटका था, लेकिन शीतल की जाती वो माही के आसपास डोरे डालने लगा था। माही समीर को बाजू से पकड़ती है और उसे अपने कमरे की तरफ से बाहर की तरफ ले जाते हुए कहती है, इस कमरे में आने की हिम्मत दोबारा कभी मत करना। कहकर उसे दरवाजे के बाहर खड़ा कर देती है। समीर के चेहरे से मुस्कुराहट अभी भी नहीं गई थी। वो अपने हाथों को जहां पर अभी माही ने पकड़कर उसे बाहर निकाला था, उस जगह को छूकर सहलाते हुए कहता है, सच कहता हूँ, तुम्हारा टच फूल से कम नहीं। गुस्से में इतना नाजुक लगता है तो प्यार से छूओगी तो कैसा लगेगा। माही के लिए अब ये बर्दाश्त के बाहर था। उसने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और अंदर आ गई। वो बेड पर बैठी ही थी कि उसका फोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन उठाया। राजवीर का वीडियो कॉल होने के कारण उसने पहले अपने आप को आईने में देखा, फिर अपने बिखरे हुए बालों को ठीक करके उसने कॉल उठाया। सामने राजवीर मुस्कुराता हुआ अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। दोनों कुछ देर बातें करते हैं। माही वीर की तरफ दिखाते हुए कहती, आज थक गया था, बहुत जल्दी सो गया। राजवीर वीर को देखता है, फिर माही से कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। कुछ देर बातें करते हैं और फिर माही फ़ोन रख देती है। अगले दिन सुबह माही अपना फ़ोन चेक करती है, पर राजवीर का कोई कॉल नहीं था। राजवीर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो हर रोज़ सुबह और रात को सोते वक्त माही को ज़रूर कॉल करेगा। माही खुद राजवीर को फ़ोन लगाने की सोचती है और राजवीर को फ़ोन लगा देती है। सामने रिंग तो जा रहा था, पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। माही घड़ी देखती है, सुबह के 6 बज रहे थे। माही ने कहा, इस वक्त वहाँ राजवीर के डिनर का टाइम होगा, फिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? फिर ये सोच कर कि हो सकता है वहाँ पर इस वक्त राजवीर बिजी हो।
कुछ देर बाद फ़ोन करने का सोचकर वो नहाने चली जाती है। बाथरूम से बाहर जाने के बाद उसने फिर से अपना मोबाइल चेक किया। राजवीर का कॉल तो नहीं था। उसने कुछ सेकंड तो ये सोचा क्यों ना दोबारा कॉल करे या नहीं, और फिर उसने फिर से कॉल लगा दिया। फ़ोन किसी लड़की ने उठाया। वीडियो कॉल होने के कारण माही देख सकती थी कि वो एक इंडियन थी। लड़की काफ़ी खूबसूरत थी और काफ़ी मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे उसने। ये फ़ोन आपके पास कैसे? माही बोली। किससे बात करनी है आपको? वो लड़की बोली। राजवीर से। ये उनका फ़ोन है ना। आप कौन हो? माही ने कहा। वो मैं मारिया हूँ। राजवीर अभी बाहर गया है, वो आता है तो मैं कह दूंगी कि तुम्हें कॉल कर लेगा। पर आप कौन हैं? मारिया माही की तरफ देखकर मुस्कुराती है। माही को मारिया की मुस्कुराहट बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। माही ने फिर पूछा, आपने बताया नहीं? तब तक माही के कानों में राजवीर की आवाज़ पहुंची। डार्लिंग, किसका फ़ोन है? माही जैसे ही सुनती है शांत हो जाती है। वो राजवीर की आवाज़ को पहचानने में गलती नहीं कर सकती थी। ये राजवीर की आवाज़ थी। मारिया फ़ोन से अपनी नज़र हटाकर अपने राइट साइड में किसी को देखती और कहती है, कोई नहीं स्वीटी, बस एक रॉन्ग नंबर था, इसलिए मैंने फ़ोन उठा लिया। तुम तैयार हो? चलें डिनर पर? राजवीर की आवाज़ आई। यस ऑफ कोर्स, लेट अस गो। मारिया माही की तरफ देखकर मुस्कुराती है और फ़ोन काट देती है। माही राजवीर की आवाज़ सुनते ही जैसे सब कुछ भूल चुकी थी। उसे समझ नहीं आया कि राजवीर ने उस लड़की को डार्लिंग क्यों कहा, और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की के साथ फॉर्मल नहीं बल्कि बहुत पर्सनल हो। माही लगभग 15-20 मिनट तक अपने मोबाइल को हाथों में पकड़े हुए वहीं बैठी रही। उसका ध्यान वीर की आवाज़ सुनकर टूटा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।